हेलो बच्चों, देखिए शुरू करने वाले हम एक्सरसाइज 10.2 और इससे पहले हम एक्सरसाइज 10.1 कर चुके हैं और दो थ्योरम कर चुके हैं। वो जो दो थ्योरम हमने की थी, ये जो एक्सरसाइज है उसी पर ही पूरी तरह से बेस है। जैसे रिकॉल कर लेते हैं एक बार कि पहली जो थ्योरम थी वो ये थी कि अगर कोई एक सर्कल है और ये सेंटर है और ये एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाली एक टेंजेंट है, तो अगर रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन किया जाए तो जो टेंजेंट और रेडियस होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। दैट मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका हो जाता है। ठीक है। दूसरी थ्योरम जो थी वो ये थी थ्योरम 10.2 कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, सबसे पहली बात तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है ना, जैसे कि ये। तो दूसरी थ्योरम ये कहती थी कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है दो, वो दोनों लेंथ में इक्वल होती है। ठीक है। और इस हिसाब से यहां देखें और यहां देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा इस थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस को इससे ज्वाइन कर दिया गया है। जब रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया जाता है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है और यहाँ ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसी हिसाब से, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ और इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया। अब गौर करिए, ये 90 का, ये 90 का, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनता है नहीं है? ए बी सी डी, और जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसके सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। यू नो कि अगर मैं इसको इसे और इसे ऐड कर दूं तो 360 आएगा। अब गौर करिए, 90 और 90 तो ये हमें पता ही होता है, 90 और 90। ठीक है। तो बचे ये दोनों कितने, यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा? इन दोनों का जो सम होगा वो नेचुरल सी बात है 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई टोटल का जो सम है वो 360 होता है, इसमें से 90 और 90 यानी 180 हटा दीजिए उसमें से, तो दोनों का जो सम होगा वो, तो हालांकि ये क्वेश्चन भी है लेकिन उससे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं इससे इसको ज्वाइन कर दूं तो ये एक ट्राइंगल बनता है ऊपर और नीचे, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और यहां पर ये जो लाइन होगी ये हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो 90 डिग्री का यहाँ पर ये, तो ये हाइपोटेन्यूज ही। बाकी बेस और परपेंडिकुलर आप इन दोनों में से किसी को भी कह सकते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है पाइथागोरस थ्योरम पर बेस है, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कुछ भी निकाला जा सकता है तीनों साइड में से। जो दो साइड गिवन होंगी उनकी हेल्प से तीसरी साइड निकाली जा सकती है। क्लियर है? ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 to 3 जो है ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, बट जो आंसर पता चलेगा वो तो सॉल्यूशन करके ही पता चलेगा। सो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है, एक पॉइंट है क्यू। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, इस पॉइंट से कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, तो ये टेंजेंट टू यहां से यहां तक कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। भाई मान लीजिए ये सेंटर है, तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है क्यू की कितनी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, रेडियस की लेंथ बतानी है। रेडियस क्या होगी? देखिए हम क्या करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब ज्वाइन होगी तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहां पर अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और आप इसमें से बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज जब हम करेंगे, सपोज ये O है, ये A है। ठीक है। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। इसे इस फॉर्म में ना लिखकर वैसे लिख देते हैं। देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सपोज ये है परपेंडिकुलर जो कि इसकी रेडियस है, यानी OA हमें फाइंड करनी है, तो OA स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस अगर परपेंडिकुलर ये हुआ तो बेस ये हुआ, AQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है OQ स्क्वायर। ठीक है। तो बेस और जो परपेंडिकुलर आपस में चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ OA हमें फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगी, एंड AQ जो है वो 24 है, उसका हमें स्क्वायर करना है। OQ जो है वो 25 है, उसका स्क्वायर कर देना है। इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए पहले हम दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यहां कर सकते हैं, अदरवाइज इसे डायरेक्ट इधर भी ले जाया जा सकता है। सो चलिए
हम इसको इधर ले जाते हैं 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर गया माइनस में। अब दोनों के स्क्वायर करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ भी दो तरीके हैं, एक तो ये है कि एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसके हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों का स्क्वायर करिए माइनस कर दीजिए। सो ओ ए स्क्वायर जो है, चलिए 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5 यानी 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 5, 7 एंड 6, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी गेट 9 एंड 4 49। स्क्वायर रूट में जाएगा, आपको मालूम होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, और 49 का रूट क्या होता है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओ ए हमारी दैट मीन्स रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आती है, ऑप्शन ए सही है। क्लियर? वो सिंपल सा, बस पाइथागोरस थ्योरम का हमने यूज किया, बाकी सिंप्लीफाई करने के बाद हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें फिगर आपकी गिवन है और ये कहता है इफ टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, ये सर्कल पर दो टेंजेंट्स हुई, दी सेंटर ओ है, सो दैट एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री है, तो हमें एंगल पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग में हमने इसके बारे में बताया था। अब दो तरीके से यूज कर सकते हैं कि या तो ये प्लस ये जो होता है 180 डिग्री होता है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं। तो हम तो जानते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का। तो किसी क्वाड्रिलेटर में अगर ये मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटर है, अगर हमें 3 एंगल पता चल जाए तो फोर्थ एंगल हम कैसे निकालेंगे? सबका सम इज इक्वल टू 360 के इक्वल रख दीजिए, सबको ऐड करके 360 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका फोर्थ एंगल आ जाएगा। देखिए कैसे करना है कि एंगल पी ओ क्यू प्लस ये वाला एंगल, ये जिस एंगल की हम बात करते हैं वो बीच में लेना है, प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी पी प्लस एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू कितना होगा 360। ठीक है, लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटर ओ क्यू टी पी। हम इस क्वाड्रिलेटर में चल रहे हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। नाउ वैल्यू पुट करिए, एंगल पी ओ क्यू है 110 डिग्री प्लस ओ क्यू टी, देखिए ओ क्यू टी ये क्यू की बात कर रहे हैं 90 डिग्री प्लस क्यू टी पी जो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल टी पी ओ ये कितने का है 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 360। देखिए आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए और उधर माइनस में भेज देंगे 360 माइनस। ठीक है, या तो यहीं ऐड कर लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए और बाद में माइनस में भेज देंगे, अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाता है, ये हो जाता है 290, तो 290 इधर माइनस हो जाता है, तो एंगल क्यू टी पी जो हो जाएगा आपका, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। यानी ये जो होगा एंगल पी टी क्यू या क्यू टी पी, एक ही बात है, पी टी क्यू लिख सकते हैं, क्यू टी पी ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 70 डिग्री का एंगल ये आ जाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको और इसको जो है इज इक्वल टू 180 के रखिए। जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना 180। ठीक है, ये भी थ्योरम यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन में कर देना है, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही पी ओ क्यू की वैल्यू में 110 पता है, तो इसमें जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट आवर आंसर। देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसे हम माइनस में ले जा सकते हैं 110 डिग्री, देन वी गेट पी टी क्यू बाई क्यू टी पी 70 डिग्री। ठीक है, दोनों ऑप्शन में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है अपना आंसर लाने के लिए। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि बिल्कुल सेकंड की तरह ही है, इसमें भी ऑप्शन है। फिलहाल हमें पता क्या करना है, इफ टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल। देखिए एक सर्कल है, पी एक पॉइंट होगा तभी तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स होंगी जो ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो पी ए एंड पी बी, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सपोज ये इसका सेंटर है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। देखिए इस बार ये जो दोनों टेंजेंट है इनके बीच का एंगल दिया है 80 डिग्री। देन फाइंड एंगल पी ओ ए दैट मीन्स हमें इसको इससे ज्वाइन करना होगा और इसको
इससे मिला देना होगा। तो हमें POA ये वाला एंगल फाइंड करना है, थोड़ा डिफरेंट है बट है उसी की तरह, देखिए गौर से। इसके भी दो मेथड हो सकते हैं, दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि हमने जो थ्योरम 10.2 कराई थी उसमें ये बताया था कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे हमने, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह से ये एंगल इसके इक्वल था और ये एंगल इसके इक्वल था। इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है जो मेरे याद आ रहा है। देखिए पहला तो ये टोटल एंगल 80 डिग्री का है, तो हम ये टोटल एंगल फाइंड कर लेते हैं। कैसे भाई, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है, अदरवाइज ये हमें पता है 90 का होगा। 360 वाली थ्योरम लगाकर हम ये निकाल सकते हैं टोटल एंगल, और उसका हाफ कर दीजिए क्योंकि दोनों दोनों इक्वल है। दूसरा वही मेथड है, देखिए क्या कि इन दोनों का जो सम है वो 180 होना चाहिए, यानी एंगल APB प्लस एंगल, देखिए APB हो गया प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा 180। वी नो दैट APB कितना है 80 डिग्री प्लस एंगल AOB हम फाइंड करने जा रहे हैं इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स ये इधर जाएगा तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 में से आप 80 माइनस कर दीजिए, वी गेट AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये टोटल एंगल हमारा 100 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने थ्योरम 10.2 में ये दोनों इक्वल इक्वल होते हैं, यानी ये जो एक एंगल होता है वो टोटल का हाफ होगा, हाफ हाफ हो जाएंगे ना इक्वल इक्वल, तो 50 डिग्री का नेचुरल सी बात है आ रहा है। लिखने का तरीका ये होगा कि एंगल POA या AOP एक ही बात है ना, चलिए उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। POA जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल, ये वाला एंगल ये टोटल का हाफ होगा, यानी एंगल AOB, दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल 100। इससे कैलकुलेट होगा तो 50 डिग्री हमारा ये एंगल आ जाता है, ऑप्शन होगा ए सही। क्लियर। दूसरा तरीका भी बता दे कि ये भी तो हाफ हाफ होंगे ना दोनों, तो ये 40 डिग्री का हो जाता है और ये 90 डिग्री का हो जाता है। चलिए ठीक है, तो इस ट्राइंगल में चलेंगे तो ट्राइंगल वाली थ्योरम भी तो यूज की जा सकती है जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, यानी इस ट्राइंगल के हमें दो एंगल पता चल गई, तो तीसरा ये वाला डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करिए, 180 में से माइनस कर दीजिए। देखिए 90 एंड 40 130, और 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री वी गेट, ऐसे भी किया जा सकता है। तो जैसी भी आपकी इच्छा, तीन चार तरीके हमने बता दिए इसके, उस तरह से आप करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें प्रूव करना है कि द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। क्या कहता है ये कह रहा है कि अगर किसी सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर, सपोज ये सेंटर है इस सर्कल का, और एक डायमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, डायमीटर वो होता है जो सेंटर से जाएगी एक कोड, जो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है ना, सेंटर से होकर जाने वाली लाइन। तो ये कहता है कि अगर इस डायमीटर के एंड्स ऑफ ए डायमीटर दो टेंजेंट ड्रॉ की जाए, सपोज एक टेंजेंट ये है जो यहां से टच करके जाएगी और एक टेंजेंट ये है, तो ये आपस में पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वी कैन से दैट AB एंड CD आर टू पैरेलल, सेंटर ऑफ द सर्कल इज O एंड PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। बात है समझ में? तो ये सब कुछ गिवन में लिख देना आपको। क्या गिवन है कि AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स at points Q and P respectively of a circle with center O and PQ is diameter। बात है इसमें हमने क्या लिखा कि AB और CD जो है वो तो टू टेंजेंट्स हैं Q और P पर। AB तो है Q पर एंड CD है P पर। ठीक है, ये टू टेंजेंट्स हैं, यानी Q और P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुए, और इस सर्कल का सेंटर O है, PQ इज डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ये हमने लिख दिया इसमें गिवन में क्या क्या है। हमें इसके बाद दूसरा स्टेप है टू प्रूव, यानी प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है हमें कि ये दोनों टेंजेंट्स हैं ये पैरेलल है, दैट मींस AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, अब देखिए जो दोनों लाइंस जो टेंजेंट्स हैं इनको पैरेलल प्रूव करना है, इसके लिए पैरेलल जो आपने लाइंस एंड एंगल्स 9th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पर उसका यूज होगा। कुछ एंगल्स दिखाने होते हैं, जैसे कि
मान लीजिए अगर ये टू लाइन से एक ट्रांसवर्सल हो जाती है ना, तो कब इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल कहेंगे? कब कहेंगे? कि अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल कह देंगे, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, इसे भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी कहीं भी ऐसी फिगर है जो टू लाइन से एक ट्रांसवर्सल है, उनको काटती हुई दो पॉइंटों पर, तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये दोनों तो आपस में इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और ये जो राइट के सिंबल लगाए हैं ये कोरेस्पोंडिंग एंगल्स है ना। तो अगर कोरेस्पोंडिंग एंगल्स यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया तो भी ये पैरेलल कह देंगे फिर हम इन्हें। और एक ये भी था, इन दोनों एंगल्स का जो सम है 180 दिखा दिया, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेलल, एक पैरेलल के एक ही ओर के अंदर के जो दोनों एंगल्स हैं, इनको अगर सम जो है 180 हो जाए तो तब भी हम ये कह देंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इस हिसाब से आप कोई सा भी सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर केवल एक दिखा दीजिए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब देखिए दिखाना कैसे है, चलिए हम प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में सबसे पहले देखते हैं, देखिए हमें पता है ओ सेंटर है ना, और ये दोनों टेंजेंट हुई, क्यू एंड पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुए। तो हमने थ्योरम 10.1 में ये पढ़ा था, अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दे तो ये एंगल कितने का बनता है? 90 डिग्री का। और नेचुरल सी बात है अगर इधर का 90 का होता है तो इधर का भी 90 का होता है। क्लियर है? सेम प्रोसेस, ये वाला एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो आप यहां से देख लीजिए, ये 90 का हुआ और ये 90 का हुआ, और ये दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल सीधी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो यहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई हो रही है? आप ये देख सकते हैं, ये वाले, है ना, क्योंकि ये एंगल इस लाइन का और अंदर वाले ये और ये अगर इक्वल हैं, क्योंकि 90 90 के हैं, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इसलिए ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। आप ये वाला एंगल इसके इक्वल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये वाला और ये वाला एंगल हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए ये 90 का है और ये भी 90 का है। तो इसका क्या मतलब है? इन दोनों को अगर ऐड कर दिए जाए, जो हमने ये बताया था कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 हो जाए तो भी हम ये कह देंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब आप देख सकते हैं ये भी 90 का, ये भी 90 का, एक ही तरफ के एंगल है इंटीरियर, वो भी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के एंगल। तो इन दोनों का सम अगर 180 बैठ रहा है, हाँ हमारा बैठ रहा है 90 प्लस 90 180, तो भी ये पैरेलल हुई। तो कोई सी भी कंडीशन अप्लाई कर देंगे। सो हम लिखेंगे बिकॉज O इज सेंटर एंड P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सो क्या होगा कि एंगल OPD, एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बात है समझ में? ये वाला एंगल हम इसको ले रहे हैं अभी। और सिमिलरली क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है हम इसको ले लेते हैं, अगर हमने ये लिया है तो ये ले लेते हैं, इनको नाम भी दे सकते हैं 1 2, कि जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप इस तरह से कर सकते हैं कि एंगल OQA, एंगल OQA कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, और दैट आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दैट आर, हम ये लिख देंगे कि ये दोनों जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए सो AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी CD के। बात है, बस इतना सा करना है, इस क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा भी नहीं है। हमने ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया, दोनों 90 डिग्री के हैं और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, तो बात आई समझ में? तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स पर अगर कोई दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए तो आपस में पैरेलल होती है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। सपोज ये एक सर्कल है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जिससे एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। सपोज ये P है और ये A और B एक टेंजेंट हो जाती है। क्लियर?
अब ये कहता है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये, ठीक है, दैट मींस ये एंगल 90 डिग्री का है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, तो ये सेंटर से पास हो रहा है, ये हमें प्रूव करना है। अभी हमें ये नहीं पता कि इसका सेंटर कहां है, तो सपोज ये एक पॉइंट ओ है, हम ये मान लेते हैं, ये नहीं पता कि ये सेंटर है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जिससे हमने एक थ्योरम जो √2 एक इरेशनल है उसको प्रूव कराया था, बिल्कुल इसी तरह से ये भी प्रूव होगा, ठीक है। कैसे, उस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम अपोजिट मानकर चलते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन में हम लिख लेते हैं कि ए बी इज अ टेंजेंट एट पी, एट पॉइंट पी, ठीक है, एंड एंगल ओ पी बी इज 90 डिग्री। देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री है, गिवन है, बट ये नहीं गिवन है कि ओ एक सेंटर है। बट हमें प्रूव ये करना है कि जो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर ही है, ओ एक सेंटर है, क्लियर है। अब हमें टू प्रूव में लिखना है कि या तो ऐसे लिख दीजिए कि ये जो परपेंडिकुलर दैट मींस पीओ पासिस थ्रू द सेंटर, अदरवाइज ये लिख सकते हैं कि ओ इज अ सेंटर, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या होगा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में लेट क्यू, या कोई भी एक पॉइंट मान सकते हैं, क्यू इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड join Q to P, यानी हमने क्या किया है, ये एक पॉइंट मान लिया इसमें जो कि सेंटर है, ऐसा हमने यहां पर माना है, कंस्ट्रक्शन की है, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया गया है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में हम चलते हैं, इसके प्रूफ में क्या था, हमने थ्योरम 10.1 पढ़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया जाए तो एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। सो देयरफॉर एंगल क्यू पी बी, भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब क्यू एक सेंटर है, ठीक है। एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी 90 डिग्री का होगा, एंड एंगल ओ पी बी, ओ पी बी ये 90 डिग्री का है, क्यों, क्योंकि ऐसा हमें गिवन है, उसने शुरू में क्या दिया था, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब गौर से देखिए इन दोनों को कि P जो है इनमें कॉमन है, कॉमन का मतलब है अगर यही एंगल इससे बना हुआ है P से, है ना, अगर एक ही पॉइंट पर कोई दो एंगल बनते हैं एक ही पॉइंट को लेकर, तो क्या वो सेम हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट दो पॉइंट हो, देखिए कैसे, सपोज एक एंगल ये है, ये पी ए बी, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो क्या एक पॉइंट में यहां सी ले लूं और इसको इससे ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक ही पॉइंट जिसका दो पॉइंट डिफरेंट हो केवल और एक कॉमन पॉइंट हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों एंगल एक से हो जाएंगे, नहीं, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों कब एक होंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। दोनों सेम हो सकते हैं, एंगल सी पी बी और एंगल ए पी बी दोनों एक हो सकते हैं, कब, जब सी और ए एक ही पॉइंट हो, दैट मीन्स कोइंसाइड पॉइंट हो। इसका मतलब ये होगा कि हम यहां ये लिख देंगे, तो हम इसमें ये लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट when points O and Q are coincides, यानी दोनों पॉइंट एक ही हो तब ही ऐसा पॉसिबल है। बता रही है समझ में, देखने में तो अभी ऐसा लगता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का गिवन के अकॉर्डिंग, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, ये वाला एंगल छोटा हो सकता है ना, बट ये पॉसिबल तभी है जब दोनों पॉइंट जो है O एंड Q कोइंसाइड्स है। और हमारी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्यों क्या था, जब कोइंसाइड्स होंगे तभी पॉसिबल है, क्यों क्या था, क्यों एक सेंटर था,
बिकॉज क्यू वॉज ए सेंटर हमारी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, देयरफॉर ओ मस्ट बी सेंटर। ओ सेंटर होना चाहिए ही नहीं, जब दोनों कोइंसाइड होंगे तभी दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, और जब क्यू सेंटर है तो ओ भी हमारा सेंटर होगा। ओ सेंटर होने का मतलब है ये जो परपेंडिकुलर था ओपी ये पास हो रहा है फिर तो सेंटर से, बस यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहता है कि द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ये सेंटर हो गया। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी जो टेंजेंट की लेंथ है दैट मींस यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल देखिए यहां से इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये सपोज ओ है, ये पी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे कि हमने बता दिया था यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, तो डायरेक्ट अगर मैं लगाऊं तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। जैसे बताया जा चुका है कि जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी को आप परपेंडिकुलर बेस मान सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट करूं तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए इस बार ये है, इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर या ए पी स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहें। ओ ए कितनी है यहां से देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर। ओपी हमें फाइंड करनी है, एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं ऐसा। एंड पी ए है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, इधर ले आएंगे। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, चाहे तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इधर लाकर ये 16 हो जाता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, इधर प्लस में है तो माइनस में आएगा, इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। नाउ दोनों को माइनस करेंगे, 9 बचता, ओपी स्क्वायर स्क्वायर रूट में जाएगा तो ओपी इज इक्वल टू रूट ऑफ 9, दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। तो हमारी रेडियस हो जाती है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, और आप मार्क भी कर सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या कहता है कि टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, है ना। कंसेंट्रिक का मतलब ऐसे कोई भी सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो। तो टू हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक तो ये सर्कल है जिसका सेंटर है ये, तो इसी सेंटर से एक छोटा सर्कल बना दिया गया है, दैट मींस ये। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। यहां से कितने भी बनाए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के। तो एक की रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर, दैट मींस बड़े वाले की रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की हो सकती है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, हमें क्या बताना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कोड की लेंथ बतानी है। अब देखिए कोड क्या होती है? कोई भी एक लाइन जो इसको 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, है ना। बट विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, इसकी ऐसी कोड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है, दैट मींस एक ऐसी कोड होगी जो इसको ऐसे टच करके जाएगी। ठीक है, तो इसकी लेंथ बतानी है। बताइए समझ में यहां पर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या होगा। सपोज ये सेंटर है O, यहां से एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा, इस पर एक परपेंडिकुलर, यानी अगर इसे ज्वाइन कर दिया जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है। और आपको ज्वाइन कर लेना है एक बार इसको इससे या इसको इससे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब गौर करिए, देखिए ये जो O से P है ये तो छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, यहां पर ये 3 हो जाती है। एंड ये जो है यहां से यहां तक सपोज A है, ये B है, तो ये जो OA हो जाएगी बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, क्योंकि रेडियस क्या होती है? रेडियस वो होती है जो सेंटर से सर्कल को टच करती है, कोई भी एक लाइन, वो रेडियस होगी। तो यहां पर भी ये सेंटर है और ये यहां से यहां तक टच कर रही है, दैट मींस रेडियस है, और जो कि है 5 सेंटीमीटर की। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कोड, इस कोड की हमें अब लेंथ बतानी है, किसकी? AB की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। देखिए वैसे तो इजी है भाई, जब हमने इससे यहां से टच किया है, यहां से इसको ज्वाइन किया है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को, तो नेचुरल सी बात है 90 डिग्री का हुआ, और जब ये 90 डिग्री का हुआ हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर का हुआ,
तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो आपको एपी निकाल लेनी है पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद। देन अभी शायद 9th क्लास में थी ये थ्योरम कि अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये कोई कोड है, अगर कोड से ये परपेंडिकुलर होगा, कोड से अगर सेंटर से ये कोड पर परपेंडिकुलर है, दैट मींस इसका मतलब होगा कि ये इसको इक्वल डिवाइड करता है। इसका मतलब कि जो लेंथ ये आती है ये लेंथ वही हो जाएगी, यानी इसका डबल कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। भाई ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता चल गया अब, क्योंकि ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट हुई ना, सारी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ए बी इज ए टेंजेंट, पी इज ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ओ सेंटर है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, दैट मींस 90 डिग्री का होगा। तो हम चलते हैं इस ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब होगा एओ स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है। सो एओ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओपी 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस एपी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एपी फाइंड करनी है, दैट मींस इसको इधर लाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर माइनस में आएगा एपी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 16 एपी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में जाएगा, तो व्हाट वी गेट यहां देख सकते हैं AP इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, 16 का रूट क्या होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AP हमारी 4 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है। अब AB जो फाइंड करनी थी, अब आप लिख सकते हैं कि AB जो होगी टोटल, अब देखिए गौर करिए, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, टोटल कितनी होगी 8। अदरवाइज लिख सकते हैं ऐसे AB इज इक्वल टू 2 ऑफ AP का डबल, और AP कितना है 4, और 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी 8 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। रीजन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इसका जो रीजन होगा कि हमने ये क्यों लिखा है, इसका रीजन आप ये लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। इसका जो रीजन आप ये लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉन किया गया है सेंटर से, वो किसी कोड को बाइसेक्ट करता है, इन इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर सकते हैं इसको, और इसी पर ही बिल्कुल जिस तरह से ये होगा इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका और होगा, तो इसको अच्छी तरह से समझे सो दैट आपको वो अगला क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आता है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसके बाहर उसको टच करता हुआ एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन किया गया है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और इसके लिए आप थ्योरम जो हमारी 10.2 थी वो यूज होगी। कौन सी थ्योरम थी 10.2? उसमें कहा गया था कि अगर किसी सर्कल के एक्सटर्नल कोई पॉइंट है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो आपस में इक्वल होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं गिवन में लिखते हैं, तो क्या गिवन है हमें, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है, ये हमें गिवन है। और टू प्रूव, ये जो हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। अब गौर करिए, प्रूफ में चलते हैं हम, इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं है और इजी क्वेश्चन है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो टच करते हुए, सभी लाइंस जो है उस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। और आप गौर से देखें, अगर A पॉइंट की बात करें तो A पॉइंट ये हुआ, ये एक्सटर्नल हुआ सर्कल के, और इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, दैट मींस ये AP और AS। तो क्या ये इक्वल होंगी या नहीं होगी थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे AP इज इक्वल टू, देखिए ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा AS, है ना। रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन वही लिख सकते हैं कि थ्योरम या तो ऐसे लिख देंगे
थ्योरम 10.2। ठीक है, यह सारों में एक साथ लिखना है कि अभी बहुत सारी चीजें लिखनी है, जैसे कि ये इसके इक्वल होगी। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा, हमने ये इसके इक्वल लिए, अब आपको लेना है ये इसके इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखना है ये इसके इक्वल, क्योंकि बी एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ जिससे ये टेंजेंट हुई, टेंजेंट यहां तक होगी ना। तो पहले ये लिखा, तो इसके बाद आपको ये लिखना है बीपी, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहां इन दोनों को ऐड कर लेना है, कि यहां लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, एक तरफ का पार्ट एक तरफ ऐड होगा, एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू, एएस प्लस बी क्यू। अब ये हमने क्यों किया है ऐसा, कि दो इक्वेशन ये इज इक्वल टू ये लिखने के बाद इसके बाद ये लिखना ये इज इक्वल टू ये, और दोनों को ऐड करने के बाद, क्योंकि ये मिल जाता है तो अगर मैं एपी और बीपी को ऐड करूं, एपी और बीपी को ऐड करूं तो एबी हो जाता है, एबी इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि एएस और बीपी को ऐड करें तो यहां कुछ नहीं मिलता, इसलिए उसे ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस से आपको क्या करना है, अब आप यहां आ जाइए, डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो नेचुरल सी बात है ये पार्ट इसके इक्वल होगा, और जब हम ये इज इक्वल टू ये लिखेंगे तो आपको हैंड टू हैंड ये इज इक्वल टू ये लिखना है ना, ये पार्ट इज इक्वल टू इसके लिखना है, सेम कंडीशन। देखिए डी आर इज इक्वल टू किसके होगा, डीएस के, इक्वेशन नंबर हम इसे 4th कह देंगे, और आरसी इज इक्वल टू किसके होगा, सी क्यू की, इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये लिया, स्टार्टिंग में अगर ये लिया है तो फिर इसके बाद ये लेना है, उससे इजी ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करें, इक्वेशन 4th प्लस 5th, तो क्या होगा, अब देखिए डी आर प्लस आर सी, एक तरफ का पार्ट एक तरफ ऐड हो गया, डीएस प्लस सी क्यू। अब डी आर प्लस आर सी, अगर इसको और इसको ऐड कर दिया जाए तो ये डीसी बन जाती है, या सी डी इज इक्वल टू डीएस प्लस सी क्यू, ये जो हो जाती है इक्वेशन नंबर 6। क्लियर यहां तक। तो जो इक्वेशन 3rd आई थी जब हमने दोनों को ऐड किया था 1 एंड 2 को, और जो इक्वेशन 6 आई है जो हमने 4th एंड 5th को ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी इक्वेशन 3rd प्लस 6। ठीक है, जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए वही सिस्टम, एक पार्ट एक तरफ ऐड होगा, ए बी प्लस सी डी, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये और ये, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। ठीक है, देखिए एक तरफ का पार्ट जो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में वो तो आ चुका है, दूसरी तरफ में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए जो एक दूसरे से मिलकर ऐड हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं एएस, एएस ये है, एएस के साथ डीएस होगा, ये और ये एक साथ ले लें, और बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, इन दोनों को देखें, अगर मैं इसे और इसे ऐड कर दूं तो ये बीसी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों का एडिशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, या आप ऐसे कर सकते हैं ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, देन ए बी प्लस सी डी, तो ए एस और डी एस का कॉम्बिनेशन प्लस कर देंगे ए एस और डी एस, दैट मीन्स ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को ऐड करेंगे, दैट मीन्स बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। बात है समझ में, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आप मार्क भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर सकते हैं। इसका फिगर गिवन है और जिसमें ये कहा गया है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, देखिए ओ इसका सेंटर है, अनदर टेंजेंट है ए बी जो कि विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ सी, और ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एक्स वाई को ए पर, ये वाली जो टेंजेंट है एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करती है, एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें इसे प्रूव क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है दैट मीन्स 90 डिग्री का, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है,
तो इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के भी 2-3 मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए वो आप लिख सकते हैं गिवन में क्या है, गिवन में ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, या लिख देते हैं, चलिए गिवन में हमें लिखना है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई एंड वाई एक्स डैश वाई डैश जो है टेंजेंट्स है ना। ये तो आप लिख ही सकते हैं, वैसे जो जो गिवन में है उसको आप लिख देंगे। और O इज ए सेंटर ऑफ सर्कल एंड अनदर टेंजेंस इज ए बी, ठीक है, ये आप लिख देना। टू प्रूव में ये भी आप लिख देते हैं क्योंकि ये चीज गिवन होती है। टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, इसमें एक कंस्ट्रक्शन की जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हम ज्वाइन करेंगे O टू C को, यहां लिख सकते हैं ज्वाइन O टू C, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका जो हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब अगर बात करें तो देखिए एक मेथड तो जो हम मेरी समझ में आ रहा है फिलहाल वो ये है। अब वही थ्योरम का यूज करेंगे जो 10.2 थी कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो और ये इस पर टेंजेंट हो जाती है, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट P एंड Q गिवन है, ठीक है। तो जब ये टेंजेंट हो जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से तो नेचुरल सी बात है PA और AC जो है वो इक्वल होगी या नहीं होगी, डेफिनेटली इक्वल होगी। और BC और BQ भी इक्वल होगी। और चलिए ये तो इक्वल होगी, लेकिन हमने 10.2 में एक एक्सटर्नल चीजें ये पढ़ी थी कि ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रेंट होते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम नेचुरल सी बात दिखा सकते हैं कि ये इसके इक्वल है और ये रेडियस होगी तो ये OC भी एक रेडियस होगी, ठीक है। तो करना कैसे हमें, हम चलते हैं। तो देखिए हमें प्रूफ में ये लिखना है, आप चाहे तो इसे अपनी सुविधा के हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल टू, यानी ये वाला जो एंगल है वो AOC POA AOC के इक्वल होगा या नहीं होगा, AOC। चलिए हमने मान लिया ये अल्फा है, ठीक है। तो ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा हुआ। सेम सिस्टम से एंगल QOB, ये वाला एंगल जिसमें क्रॉस का साइन लगा हुआ है और ये इक्वल होगा एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC। सपोज ये बीटा है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया बीटा, तो ये भी बीटा होगा, ठीक है। अब गौर करिए, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ये टोटल एंगल कितने का, 90 डिग्री का है ना, AOB। और इस टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी टोटल हो गया अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये लिखना नहीं है इसमें, केवल ये लिख दीजिए, बस समझने वाली बात है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस इसका मतलब होगा कि एंगल AOB 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर जो जितने भी एंगल बने होते हैं, लीनियर पेयर वाला सिस्टम है जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी एंगल्स का सम, एक लाइन है इस पर कितने भी एंगल आकर बने हुए स्ट्रेट लाइन पर, इन सब का जो सम है वो 180 होता है। सेम प्रोसेस आप यहां अप्लाई कर सकते हैं कि एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB, है ना, QOB इज इक्वल टू 180। रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ये 9th में था, एक थ्योरम भी है, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। क्लियर है। अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए POA कितना है, POA अल्फा है। AOC कितना है, AOC ये भी अल्फा है। COB ये कितना है, बीटा। और QOB ये भी है बीटा, इज इक्वल टू 180 होगा। देखिए इसको शॉर्ट बनाने के लिए हमने ये किया है, लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी ना हो इसलिए ऐसा कर दिया गया है। अल्फा और बीटा मान लिया गया है। A और B भी माना जा सकता है, 1 2 आप जो चाहे वो मान सकते हैं, 1 2 भी माना जा सकता है, ठीक है। अल्फा प्लस अल्फा हो जाता है 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा दैट मींस 2 बीटा, ठीक है। 2 कॉमन आता है
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, जब 180 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गेट 90 डिग्री। और अल्फा प्लस बीटा मीन्स कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही तो हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। बात आई समझ में? ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कहता है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, यानी एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे जो टू टेंजेंट्स ड्रॉन की गई है यहां पर, सपोज एक ये है और एक ये है, तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी ये वाला एंगल की बात कर रहा है अभी तक ही, एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्कल, ठीक है, इज सप्लीमेंट्री। ये वाला एंगल किसके सप्लीमेंट्री होता है? टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। तो मान लीजिए ये सेंटर है, तो इसने कहा ना कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से मिलाने वाला जो ये दो लाइन सेगमेंट हुए, है ना, एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, तो ये इसके सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये एंगल इसके सप्लीमेंट्री होता है। दैट मींस सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? ऐसे दो एंगल्स, यहां पर अगर दो की बात हो रही है तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो है 180 डिग्री आ जाए, तो इन दोनों का जो सम है 180 हमें दिखाना है, ये प्रूव हमें करना है। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ऐसा हम शायद बता भी चुके हैं, एक दो क्वेश्चन सोल्व भी करा चुके हैं। सपोज ये O है, ये A है, ये P, ये Q। देखिए गिवन में क्या है, गिवन में आप लिख सकते हैं कि सर्कल विद सेंटर O and AP and QA या AQ are two tangents, ठीक है, ये हमें गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है, ये हम टू प्रूव में लिखेंगे। प्रूव हमें ये करना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल O, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे एंगल O की बात कर रहे हैं तो O को बीच में रखना है, एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल A की बात कर रहे हैं तो PAQ, एंगल PAQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिखने का तरीका है, बस आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो बहुत इजी है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब सेंटर को मिलाया जाता है दैट मींस 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा। और ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स 360 हो जाता है। तो प्रूफ में आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OPAQ, है ना, एंगल देखिए इंडिविजुअल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल क्यों से मतलब इसकी बात चल रही है भाई, इधर तो कोई हमने पॉइंट लिया ही नहीं, जो हम इसको ऐसे लिखते हैं एंगल OQA, जरूरी नहीं है लिखना क्योंकि यहाँ अदर एंगल्स बना हुआ है बट हमने कोई पॉइंट नहीं ले रखा है। तो एंगल O प्लस Q प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। कौन सी थ्योरम है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। नाउ एंगल O प्लस हमें पता नहीं है अभी एंगल O, बट क्यों 90 डिग्री, ए भी हमें पता नहीं है, एंड एंगल P 90 डिग्री, 360 हो गया। इन दोनों को ऐड करिए और इधर माइनस में ले जाइए, एंगल O प्लस एंगल A, चलिए इसे इधर ही ऐड कर देते हैं, 180 हो जाता है 360, ठीक है, 90 प्लस 90 180, अब इसे इधर ले जाइए, तो एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट मीन्स 180 डिग्री। इसका मतलब है कि एंगल O और A का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 डिग्री होता है, इसका और इसका। क्लियर है? तो यही तो हमें प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, क्लियर है, यही हमें प्रूव करना था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया भाई O को कैसे कैसे लिखा जा सकता है, किसी एंगल को एंगल O को लिखा जा सकता है QOP या POQ, ठीक है। A को कैसे लिखा जा सकता है PAQ या QAP, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसको देखते हैं, और हम इसी की बात कर रहे थे जब हमने क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव किया था, तो कि एक क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह होगा।
अब देखते हैं इसमें क्या कहता है, और वो क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें कहता है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। तो ये है एक पैरेललोग्राम है जो इस सर्कल का सर्कमस्क्राइब है। दैट मीन्स सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो भी पैरेललोग्राम है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो उसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है, उस सर्कल की। तो सपोज ये ए बी सी डी ये सेंटर हो गया ओ, और ये टच पॉइंट हो गए, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस। ऐसा एक डायग्राम था क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि ये प्लस ये यानी ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, है ना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह होगा, वहां तक तो ऐसा ही होगा। अब पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कहता है इसमें। गिवन गिवन में क्या है कि एक पैरेललोग्राम है ना? एक पैरेललोग्राम है और ये हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसमें देखिए पैरेललोग्राम है, सो ए बी जो है वो इज इक्वल टू सी डी के होगी, ए बी सी डी के इक्वल होगी, एंड ए डी जो है वो इज इक्वल टू बी सी की होगी या नहीं होगी? क्योंकि पैरेललोग्राम है, इक्वल एंड पैरेलल होगी, तो हमें फिलहाल इक्वल का यूज कर लेना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है? रोम्बस, ये एक रोम्बस है। फिर गिवन तो ये है कि एक पैरेललोग्राम है, तो अगर ये किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइब कर दिया जाए तो ये एक रोम्बस बनता है। और रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेलल तो होती है, कोई साइड इक्वल भी होती है। मेनली देखिए ये इसके इक्वल तो है ही, पैरेलल भी है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये सभी साइड जो है इक्वल है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ये इसके इक्वल है। अब देखिए केवल अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब है कि सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, ये हमें प्रूव करना है। बट अगर हम ये ही प्रूव कर दें तो सभी साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। कैसे देखते हैं? देखिए अगर हमने ये इसके इक्वल प्रूव कर दी, है ना, क्योंकि पहले से ही ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है पहले से ही, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है। जब ये इसकी इक्वल हो गई तो ये तीनों इक्वल हुई या नहीं हुई? और ये इसके इक्वल है तो ये तो चारों इक्वल हो गई। तो केवल ये प्रूव करना काफी है, ठीक है। तो प्रूफ में चलते हैं हम। देखिए तो प्रूफ में मैं आपको इतना करा रहा हूं, वहां से आगे शुरू करते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्रूव किया था, है ना। तो प्रूफ में चलते हैं और प्रूफ में आपको लिखना है, जो आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहां लिख देते हैं कि स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन 8, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। उसमें ये था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ये प्लस ये इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। भाई ये यहां तक हम उसमें प्रूव करके लाए थे, ठीक है। इसके बाद जो ये प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब गौर करिए, अब इसमें देखना है, देखिए ए बी प्लस सी डी ये और ये इज इक्वल टू ये और ये है। बट हम क्या जानते हैं कि ए बी और डी सी आपस में इक्वल है, यहां गिवन है, यहां से देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें सी डी के प्लेस पर ए बी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहां पर सी डी के प्लेस पर ए बी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्लियर है? और अब जो ए डी है इनमें से भी एक को चेंज कर लीजिए, या तो बी सी के प्लेस पर ए डी रख दीजिए, या एडी के प्लेस पर, चलिए एडी के प्लेस पर, यहां देखिए एडी के प्लेस पर हम बीसी रख देते हैं। तो बीसी प्लस बीसी यहां लिख सकते हैं। रीजन क्या किया हमने कि ये बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब ए बी प्लस ए बी कितना हो जाता है? 2 ऑफ ए बी। बीसी और बीसी को ऐड करेंगे 2 बीसी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें मिल जाती है। भाई यही तो प्रूव करना था, मेनली 2 चीजें प्रूव कर देंगे। अब बिकॉज ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ जाती है, एंड बी सी इज इक्वल टू किसके हैं? एडी के, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों इक्वल हो जाती है,
और ए बी तो ऑलरेडी है ही सी डी के इक्वल, है ना, यहां से देख सकते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, ये एक रोम्बस है और यही हमें इसमें प्रूव करना था। काफी बड़ा क्वेश्चन होगा ये आपका, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये उसके आगे करना है। 8 तक बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाना है, इसके बाद ये प्रोसेस और करना है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि मैं तो सभी क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आता है, A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। यानी circumscribe है क्या, एक ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल है एक सर्कल के बाहर, उसको टच करता हुआ। तो इसका डायग्राम होगा लाइक दिस। ये एक ट्राइंगल है और ये है सर्कमस्क्राइब, दैट मीन्स इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटर हो जाता है। ठीक है, सपोज ये ए बी सी एंड सेंटर है ओ, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively। यानी क्या कह रहा है भाई, एक तो सर्कल हो गया 4 सेंटीमीटर का और एक ट्राइंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब है। तो सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC डिवाइड करता है, ये पॉइंट है D यहां पर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इनटू विच BC इज डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है D। तो ये डिवाइड हो रहा है, D इसको BD एंड DC में BC को डिवाइड करता है। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये तो गिवन ही है। ठीक है, तो ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द साइड AB हमें बतानी है, AC हमें बतानी है। ठीक है, तो ये दोनों साइड फाइंड करने के लिए इसमें दो चीजें यूज होंगी। सबसे पहली बात तो ये है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जितनी लेंथ BD की होगी उतनी लेंथ इसे हम P कह दें और इसे हम Q कह दें। तो जितनी लेंथ BD की होगी उतनी BQ की होगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट से। ठीक है, दैट मीन्स ये 8 होगी। और जितनी लेंथ CD की होगी उतनी लेंथ CP की होगी, दैट मीन्स ये 6 सेंटीमीटर होगी। इतना क्लियर है। अब हमें AB में से कुछ पार्ट पता चल जाता है BQ। अभी हमें फाइंड करना है AQ। जब हमें AQ मिल जाएगा उसमें 8 ऐड करिए, टोटल पता चल जाएगी। सेम प्रोसेस AP फाइंड करिए, उसमें 6 ऐड करिए तो हमें AC पता चल जाएगी। अब अगर मान लीजिए ये X है, हम इसको लेट कर लेते हैं, AP X है तो नेचुरल सी बात है AQ भी X होगी, वही एक्सटर्नल पॉइंट है उससे ड्रॉ की गई 2 टेंजेंट्स है। बात है यहां तक समझ में। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो ये यूज हो गया, और एक 9th क्लास का जो एक फॉर्मूला था हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि किसी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए किया जाता है, हम वही अप्लाई करेंगे। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये सेंटर हुआ, यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देते हैं, दैट मींस ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और इससे B को, C को और A को भी ज्वाइन कर लेते हैं, और यहां से P को ज्वाइन कर लिया और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q को भी ज्वाइन कर लिया। अब यहां पर देखिए एक ट्राइंगल तो बनता ही है BOC ये वाला, और एक ट्राइंगल है COA ये वाला, और एक ट्राइंगल है BOA ये वाला। हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों ट्राइंगलों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, इन तीनों ट्राइंगलों का जब एरिया निकल जाएगा तो टोटल को अगर हम प्लस कर दें, तीनों को प्लस कर दें, तो ये और ये मिलकर एक टोटल ट्राइंगल ABC बन रहा है, तो उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। ये एक तरीका होगा इस ABC ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका, फिर हम दूसरे मेथड से हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि ये तब लगाया जाता है हीरोन्स फॉर्मूला जब हमें तीनों साइड्स पता हो। हालांकि यहां पता नहीं है, लेकिन इसका यूज किया जाएगा क्योंकि ये एक्स मान रखी है, तो इसी एक्स का यूज करके हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने के बाद इसका एरिया निकाल लेंगे। अब जब दोनों एरिया निकल गए एक ही ट्राइंगल के, डिफरेंट मेथड से हमने दो एरिया निकाल लिए, दोनों को इक्वल रखने के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है,
तो बीओसी का हाफ बेस क्या है, बेस ये होगा टोटल, क्योंकि इसका एरिया निकाल रहे हैं ना, तो 14, 8 + 6 14 होता है। हाइट इसकी, हाइट कितनी है इसकी, हाइट जो है यहां से यहां तक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो रेडियस थी वो 4 सेंटीमीटर थी, वो इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये कैलकुलेट होने के बाद 14 × 2 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब हम निकालते हैं COA का एरिया। COA वही हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है देखिए, बेस होगा ये वाला टोटल, जो कि होगा 6 + x, है ना, इंटू हाइट। हाइट इसकी भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये सेंटर है, इससे ज्वाइन कर दे तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, और जो 90 डिग्री का एंगल है वही हाइट होती है जो स्ट्रेट होती है। सो बेस हमारा टोटल यानी x + 6 या 6 + x, और हाइट इसकी 4 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × 2 = 4, दैट मींस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 12 + 2x। क्लियर, इसका भी एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO या AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, सेम प्रोसेस से हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इस ट्राइंगल की, जब हम बात करें तो ये टोटल है 8 + x, और हाइट क्या है 4, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 8 = 16 + 2x, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, टोटल का एरिया निकालने का मतलब है कि ये प्लस ये और प्लस ये 3 होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC या COA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है। अब हम तीनों को ऐड कर दें तो देखिए, पहला है 28 प्लस, सेकंड है 12 + 2x, और थर्ड है हमारा 16 + 2x। 2x और 2x कितना हो जाता है 4x, लाइक टर्म ऐड होंगी, और 28 12 एंड 16 को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 16 और 12 हो जाता है 28, और 28 और 28 56, दैट मींस 4 कॉमन आ सकता है इसमें से, और x प्लस, जब 4 कॉमन आ गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पर x बचता है, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 14 बचता है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ जाता है, ठीक है। ये तो हमने एक तरीके से निकाल दिया। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम, चलिए एस निकालने से पहले हम देखते हैं इसकी साइड A, ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। अगर एक ट्राइंगल है, इसकी साइड ABC गिवन है, तो एक साइड को हम A मानते हैं, एक को B, एक को C, और फिर S निकालते हैं। S होता है हमारा A + B + C/2, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, A एक साइड होगी, B दूसरी साइड होगी। A, चलिए इसे मान लेते हैं 14, ठीक है। B क्या होगी 6 + x, और C क्या होगी 8 + x, क्लियर। अब हम S निकालते हैं, जो कि होता है A + B + C/2, दैट मीन्स 14 A की वैल्यू प्लस B की वैल्यू प्लस C की वैल्यू डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x और x 2x हो जाता है, और 8 और 6 और कितना हो जाता है 28, क्योंकि ये 14 हो गया, 14 + 14 28/2। अब 2 से अगर हम इसे डिवाइड कर लें दोनों को, तो ये x + 14 बचता है, क्योंकि 2 डिवाइड में है, तो ये आ जाता है हमारा x। अब हीरोन्स फॉर्मूला था डेल्टा या एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √of s इंटू s - a, s - b एंड s - c। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, s ये आया है हमारा, ठीक है, x + 14, ठीक है, यहां पर हो गया। अब यहां पर s - a, पहले x + 14 और माइनस a है हमारा 14, फिर s - b, s है हमारा x + 14 माइनस b है हमारा 6 + x। अब यहां गौर करने वाली बात है, जब कोई डिजिट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उससे पहले माइनस है तो उसके साइन चेंज होते हैं, तो दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, -6 - x। अब थर्ड है हमारा s - c, s है x + 14, और सेम प्रोसेस से जब हम c की वैल्यू यानी यहां रखते हैं यहां से, तो -8 हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब देखिए √of ये x + 14 सेम
इससे कैंसिल आउट होने के बाद x बचता है, सभी मल्टीप्लाई में होते हैं। यहां पर x से x कैंसिल और 14 में से 6 माइनस होंगे तो 8 बचता है। यहाँ x से x कैंसिल प्लस माइनस के 14 में से 8 माइनस होंगे तो 6 बचता है। ठीक है, एक तरह से ये एरिया आ चुका है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई कर देंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आया था और ये भी तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आया ना एबीसी का ही, इस पार्ट को और इस पार्ट को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू ये। अब इसको फैक्टराइज भी किया जा सकता है, अगर इसके फैक्टर हो रहे हो तो हम फैक्टर कर सकते हैं, सो दैट क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए। जैसे कि x इंटू एक्स प्लस 14, तो देखिए ये है x और x प्लस 14, और इसके फैक्टर कर ले हम तो 8 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 और 6 के होंगे 2 3 जा 6। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, दोनों में से बाहर आ जाता है 4, 2 और 2 2 2 जा 4। ठीक है, क्या बचता है, एक तो 3 यानी 3x इंटू एक्स प्लस 14, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है। जरूरी नहीं आप ऐसा करें, दोनों को इक्वल रख के स्क्वायर करेंगे हम दोनों तरफ, ये जरूरी है क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे यहां लिख देंगे, तो उसमें देखिए x प्लस 14 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर होगा। यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 14 का स्क्वायर प्लस 2ab है ना। और यहां जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 14 टू जा 28x इज इक्वल टू, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x स्क्वायर और 14 3 जा 42x। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सभी पार्ट को इधर ले आइए या इसको इधर ले आइए, मेनली इसको इधर ले आइए क्योंकि ये बड़ा डिजिट है, इसमें से जब ये माइनस होगा तो ये पॉजिटिव का बच जाएगा, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये नेगेटिव बचता है, तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता है। सो हम क्या करने वाले हैं, 3x स्क्वायर प्लस 42x तो है ही वहां, इन सबको इधर लाएंगे तो प्लस का है माइनस आएगा, प्लस का है माइनस आएगा और प्लस का है माइनस आएगा 28x। अब जो लाइक टर्म है उन्हें सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन, तो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे 2x स्क्वायर है ना, ये तो पता ही होगा, और 42x में से 28x माइनस करेंगे तो प्लस 14x। ठीक है, और एक है हमारा 196, ये तो अकेला ही है, इसके साथ कोई नहीं है, यानी इसका लाइक टर्म कोई नहीं है। अभी हम ये देख सकते हैं कि ये सभी डिजिट 2 से डिविजिबल है, सो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहां देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से इसे डिवाइड करते हैं क्या बचता है एक्स स्क्वायर, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 7x, और 2 से जब इसे डिवाइड करते हैं देखिए 2 9 जा 18, 1 and 6 दैट इज 2 8 जा 16। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ा है ये वही बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमें फैक्टर करने पड़ते हैं। अगर अभी तक आपने ये नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाकर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख सकते हैं कि कैसे सोल्व होगी। वैसे हम बताते हैं कि यहाँ 98 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करने के बाद 7 आ जाए, तो क्या होंगे उसके फैक्टर 14 इंटू 7, यानी ऐसे दो डिजिट जिनकी मल्टीप्लाई करके 98 आ जाए और उन्हीं दो डिजिट को माइनस करने के बाद x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए, क्योंकि ये 14 में से 7 माइनस करते तो हमें क्या मिलता 7। ठीक है, तो हमें यहां पर यूज करना है 14 माइनस 7x, ठीक है, माइनस 98 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर आप जानते होंगे कैसे सोल्व होगा, x की दोनों में मल्टीप्लीकेशन की जाती है, 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0, फिर पेयर बनाते हैं हम, तो यहां से कॉमन आता है x इन दोनों में से, है ना। जब x कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचता है x, और जब यहां से x कॉमन ले लिया तो बचता है 14। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन 7 होगा, माइनस की 7 होगा, तो 7 जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ x बचता है और प्लस यहाँ 14 बचता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे इसमें, तो x प्लस 14 ओवरऑल में से कॉमन आ जाएगा और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि x प्लस 14 को 0 के इक्वल रखते हैं एंड x माइनस 7 को भी 0 के इक्वल रखते हैं,
यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है -14 एंड यहां से हमें x की वैल्यू मिलती है 7। यहां तक क्लियर है? तो अब हमें x की दो वैल्यूज यहां मिल जाती है। जो हमारा डायग्राम था जिसमें हमें क्या बताना था कि एक सर्कल था और एक ट्राइंगल है जो कि सर्कमस्क्राइब है और इसकी रेडियस थी 4 और ये 8 थी, ये 6 थी, ये A B C एंड D। तो हमें AB की लेंथ बतानी थी और AC की लेंथ बतानी थी। तो हमने क्या किया था, ये 6 होगी और ये 8 होगी, हमने ये x मान ली थी, ठीक है, यहां से यहां तक, और ये भी x ही होगी। अब x की वैल्यू क्या होगी, क्या x की वैल्यू -14 होगी या x की वैल्यू 7 होगी? तो हमारा आंसर होगा कि x की वैल्यू यहां पर 7 होगी, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर है हम लेंथ में उसको यूज नहीं करते हैं भाई। कोई लेंथ जब मेजर की जाएगी तो नेगेटिव थोड़ी लेंगे हम, माइनस के 14 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा तो हम लेने की नहीं, तो पॉजिटिव लेंगे। सो x की वैल्यू 7 हो जाती है। नाउ ये 7 हो जाती है तो ये भी 7 हो जाती है। अब बताइए ए बी कितना, 8 + 7, है ना, 8 यहां से यहां तक, या ये लिख सकते हैं कि 8 + x, x की वैल्यू 7 है तो 15 हो जाती है। एंड ए सी कितना, 6 + 7, भाई इसमें यही तो ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना था, तो 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारी दोनों की लेंथ निकल कर आ जाती है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और लेंथी भी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जो कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल के, वही सर्कमस्क्राइब का मतलब हमने बताया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स जो हैं क्या करती हैं, टच करते हुए जाती है सर्कल को, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, सपोज ए बी सी एंड डी। तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इसकी अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है, तो अपोजिट साइड जो है, सपोज ये है सेंटर, है ना, तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कमस्क्राइब सर्कल है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए ये जो साइड है ये तो एंगल ये बनाएगी सेंटर पर, और अगर इसकी बात करें तो ये एंगल ये बनाएगी, तो ये आपस में सप्लीमेंट्री है और ये आपस में सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब हमने बता दिया है कि जो दो एंगल जिनका सम 180 हो, दैट मीन्स हमें यहां पर ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल का सम है 180 एंड इन दोनों एंगल का सम है 180, ठीक है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम इसको प्रूव करने वाले हैं, और सपोज ये सेंटर है ओ, तो इसमें भी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। गिवन में आप लिख सकते हैं ABCD is a quadrilateral circumscribe a circle, ठीक है, विद सेंटर O। ये हमने लिख दिया। टू प्रूव में देखिए, टू प्रूव में ये हमें करना है कि एंगल ए प्लस ये एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल DOC ये प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। क्योंकि इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा है तो अपोजिट साइड से तो दोनों ही बनेंगे, ये भी, ये तो एक आ जाए, एक आना बहुत इजी है। तो हमें ये प्रूव करना है, सबसे पहले हम इसको प्रूव करेंगे। और देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले, कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट जो है P Q R और S, हम O से इसको ज्वाइन कर देंगे, P को, Q को, R को और S को, ठीक है। तो देखिए अब वही जैसा हमने क्वेश्चन प्रूव किया था यहां पर, उसी तरह से हमें ये करना है। कैसे, जब ये एक्सटर्नल पॉइंट है C, तो ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, सेम प्रोसेस से ये जो B है तो इसके सामने का जो एंगल है, सपोज ये और ये इक्वल होगा, है ना, और ये इक्वल होगा, क्योंकि ये C से बना हुआ दो ट्राइंगल है जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसी थ्योरम का हम यूज कर लेंगे, थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यही हमें मानकर चलना है और हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये है अल्फा, तो ये भी होगा अल्फा,
ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अगर ये बीटा है तो ये भी होगा बीटा, और इसको मान लेते हैं ये गामा है तो ये भी होगा गामा, और ये थीटा है तो ये भी होगा आपका थीटा। क्लियर है? अब यहां एक सेंटर है और उस सेंटर पर बहुत सारे जितने भी एंगल्स बने होते हैं एक सेंटर के चारों तरफ, तो टोटल एंगल तो 360 का होता है। इसका मतलब वहां पर हमने 180 लिया था, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की एक तरफ 180 होगा, एक तरफ 180 होगा, यानी ओवरऑल एंगल जो होता है किसी पॉइंट के चारों तरफ तो 360 होता है। वही हम यूज करने वाले हैं। और हमें पहले बात प्रूव क्या करना है, देखिए हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ये प्रूव करना है। नाउ बाद में हम ये प्रूव करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हैं कि ज्वाइन ओ टू पी क्यू आर एंड एस, हमें ये लिखना है। ठीक है, अब प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ में आप लिखेंगे, देखिए कैसे, एंगल आर ओ सी इज इक्वल टू, या लेट कर सकते हैं, लेट एंगल आर ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू इज इक्वल टू अल्फा, और एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू, देखिए बी ओ क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू पी ओ बी इज इक्वल टू बीटा, है ना। और फिर अब हम आते हैं यहां पर एंगल ए ओ एस ये वाला एंगल इज इक्वल टू इसके होगा एंगल ए ओ पी के गामा, एंड एंगल अब लास्ट पर आते हैं डी ओ एस इज इक्वल टू डी ओ आर इज इक्वल टू थीटा। ये हमने सपोज कर लिया। अब सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 के इक्वल रख दीजिए। कहने का मतलब अगर मैं शॉर्ट में कराऊं इन सबको ऐड कर देना है, एंगल आर ओ सी प्लस एंगल सी ओ क्यू। और भी बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल आप ऐसे यूज करिए। ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो एंगल है सी ओ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर ओ क्यू, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। फिलहाल हम ये यूज करते हैं। देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, प्लस बी ओ क्यू प्लस पी ओ बी प्लस ए ओ एस प्लस ए ओ पी प्लस एंगल डी ओ एस प्लस एंगल डी ओ आर। ठीक है, इन सब का सम कितना होगा 360। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा प्लस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा और प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 360। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वी गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना है, देखिए यहां से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा जो है वो एंगल सी ओ बी है, एंगल सी ओ बी प्लस ये जो गामा प्लस थीटा है, यहां से देखेंगे ये गामा प्लस थीटा ही तो बनता है एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू 180। जो हमें फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब इसी को ही दूसरे तरीके से हम पलट सकते हैं। कैसे, देखिए हमें ये एंगल प्लस ये एंगल भी तो 180 दिखाना है। ये एंगल है अल्फा प्लस थीटा, तो आप एक बार अल्फा और थीटा को एक साथ ले लीजिए, तो अल्फा प्लस थीटा की जगह आ जाएगा एंगल डीओसी, और बीटा प्लस गामा की जगह आ जाएगा एंगल एओ बी। तो ये सेकंड पार्ट भी इस तरह से प्रूव हो जाता है। और भी तरीके हैं, है ना। और तरीका ये है कि ओवरऑल एंगल 360 का होता है, हमें पता चल गया ये प्लस ये 180, तो ये और ये हटा देंगे, बाकी ये दोनों भी 180 बच जाता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आप खुद करके देखेंगे, ये प्लस ये की जगह दूसरा एंगल और ये प्लस ये का कॉम्बिनेशन बनाकर दूसरा एंगल लिख देंगे, तो आपका ये होकर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट में है, बट इजी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।